हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग कराए थे। लास्ट क्लास में जो हमारा एक रह गया था दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो उसी का ही पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपने क्या किया था कि लॉन्ग टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट पे जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट क्या आता है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दोस्तों ध्यान से सुनना तो क्लास में लर्न हो जाएगा और साथ साथ में बोलना जरूर है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या है, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आज आपने जो है कोई एक शोरूम खोला, तो आप सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि कब मेरे पास जो है पैसा रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कब मेरे जो है कैश पैसा आएगा और कब जो है जाना, मतलब दोनों चीजें रोटेशन में आ जाएंगी। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में जब भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है तो वो सबसे पहले क्या चीज कंसिडर करती है कि कब उनका जो है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कैश फ्लो कंसिडर कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है दोस्तों। तो व्हेन अ कंपनी टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब भी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट, उसमें क्या है, अब क्या है कि हमारा जो है कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में हमारा जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स जब हमारे इन्वॉल्व होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कब हमारा जो है कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कब हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो when a company takes an investment decision involving huge amount, it expect to generate some cash over a period of time, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारा कैश फ्लो जो है स्टार्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। These cash flow are in the form of cash receipt and cash payment over the life of an investment. The amount of these cash flow should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. तो capital budgeting decision लेने से पहले हमें ये cash flow consider कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कुछ टाइम पीरियड के बाद कैश फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। जब भी कंपनी किसी लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ये कैश फ्लो हमें कंसिडर कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हमें ये कैश फ्लो कंसिडर कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड पॉइंट क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न में क्या है दोस्तों, अब देखो एक होता है इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, रिटर्न होता है जो आता है। मान लीजिए कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट है ए और बी, दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट सेम हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम जा रहा है, बट ए के ऊपर हमें रिटर्न जो आ रहा है वो 10% आ रहा है और बी के ऊपर जो है 12% आ रहा है। तो हम किसको ऑप्ट करेंगे, बी को, ठीक है। क्योंकि दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हर चीज सेम है, तो हम किसको ऑप्ट करेंगे, बी को। तो सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न of the project. Suppose there are two projects A and B with a rate of return of 10% and 12% respectively, then under normal circumstances project B will be selected, ठीक है। जिसमें से ज्यादा रिटर्न आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड क्या था, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कर क्या रहे हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कर रहे हैं दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में क्या है, जब भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है, मान लीजिए आज आप कोई शोरूम खोलने जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि उसमें जो है आपका कितना पैसा इन्वॉल्व होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, कितना कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, कब रेट ऑफ रिटर्न वापस आएगा। तो ये सारी हमें कैलकुलेशंस पहले ही करनी पड़ेंगी,
ठीक है। तो इसमें यही है कि इस डिसीजन को लेने से पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है उन सब की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो है नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो। जिस टेक्निक से ये कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जिस भी टेक्निक से हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक अप्लाई करके देख लेनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर से सुनो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, जब भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है तो उसको नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कैश फ्लो। जिस टेक्निक से ये कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जिस टेक्निक से कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक अप्लाई करके देख लेनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले इसको कंसिडर कर लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड क्या आता है, रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड क्या आता है हमारा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। क्या आता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। दोस्तों इसमें खाली 3 ही पॉइंट है। क्या कर रहे थे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वाला। पिछला तो याद हो गया होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, सब क्लियर है। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था उसका। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान से सुनना, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड क्या आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले में हमने देखा था इन्वेस्ट कहां करना है, इसमें हम देखेंगे पैसा आएगा कहां से, दैट इज रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या फिर सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। ये हमारा रिलेट करता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कि पैसा आएगा कहां से। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पहले हम ये सारा पूरा समझेंगे, बाद में इसको रीड करेंगे, ठीक है। पहले आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते सुनना तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे पहले किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। किससे करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इसमें दो आते हैं, दो जगह से हमारे पास पैसा आता है, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। कहां से आता है, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आते हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर फंड में हमारी दो चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड्स में, बोरोड लाइक आपने कहीं से बोरो किया तो दो चीजें होती है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। अदर फॉर्म ऑफ डेट में आ गया, लाइक अगर आप कंपनी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आ जाएगा अदर फॉर्म ऑफ डेट में। तो बोरोइंग में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। फिर से सुनिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट करता है किससे, सोर्स ऑफ फाइनेंस से। सोर्स ऑफ फाइनेंस दो होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। क्या आता है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। सबसे पहले मैं आपको, अगर नहीं पता तो पहले हम इक्विटी शेयर का थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, सो दैट आपको इजीली में इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाएगा, तो ये करना और आसान हो जाएगा। इक्विटी शेयर का क्या है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर जो है इशू करती है तो कंपनी को उसके ऊपर डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता। अगर कंपनी के पास पैसा है तो डिविडेंड देना है, पैसा नहीं है तो डिविडेंड नहीं देगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये पैसा कब वापस करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होती है तब ये पैसा वापस करना पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का पैसा कब वापस करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कब करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इनका जो है वोटिंग राइट होता है। जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनका वोटिंग राइट होता है, जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। फिर से सुनिए, इक्विटी शेयर का जो पैसा कंपनी के पास आता है उसके ऊपर कंपनी को कोई भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पैसा कब वापस करना है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तीसरी बात बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है, जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ डिबेंचर्स क्या हो गया, एक लोन की तरह है। कंपनी अगर किसी भी बैंक से लोन लेती है तो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो।
कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना पड़ता है। एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना पड़ता है, तो जिस टाइम पे पैसा वापस करने की बात आती है हो सकता है कंपनी के पास पैसा ना हो, ठीक है। तो वो जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट है, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट का मतलब है जब पैसा वापस करने की बारी है, कंपनी का पैसा नहीं है, तो वो जैसे डिफॉल्टर होते हैं ना, वैसे ही डिफॉल्ट ऑन पेमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। उस रिस्क को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। और इनका कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट होता है, इसलिए कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। डिबेंचर का वोटिंग राइट नहीं होता। फिर हमारा इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड जाता है, लेकिन वोट देना फिक्स नहीं होता, लेकिन इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जाता है जिसको देना कंपलसरी होता है, देना ही पड़ेगा कंपनी को। इक्विटी शेयर का पैसा कब वापस करना पड़ता है, जब कंपनी बंद हो रही होती है। ऐसे ही जो से डिबेंचर्स होते हैं उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना पड़ता है। तो डिबेंचर्स हो गए हमारे बोरोइंग लाइक लोन की तरह, और इक्विटी हो गए हमारे इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले फाइनेंसिंग डिवीजन। फाइनेंसिंग डिवीजन हमारा रिलेट करता है किससे, सोर्स ऑफ फाइनेंस से। सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, सेविंग ऑफ द कंपनी, सेविंग को ही कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर होल्डर फंड में दो आती हैं, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। ऑन दी अदर एंड बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। अब जरा ध्यान देना, जो उनसे हमारे बोरोड फंड होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट, और एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना पड़ता है, ठीक है। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। पहले इतना पढ़ेंगे, फिर आगे बताऊंगा शेयर होल्डर फंड का। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हिच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले किससे डिसाइड करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज। कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या बताया था, क्या आता है, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर होल्डर फंड रेफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। और बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। तो बोरोड फंड्स रेफर टू फाइनेंस रेज्ड एज डिबेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन, मतलब कौन से फंड से कितना पैसा रेज करें, शेयर होल्डर फंड कितनी इशू करें और डिबेंचर्स कितने करें, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कितने फंड्स किससे जो है रेज करें। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड। अभी मैंने बताया था डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही पड़ता है वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। और एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो बोरोड फंड हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। बोरोड फंड हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। लेकिन जब पैसा वापस करने की बारी है, हो सकता है कंपनी के पास ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, उस रिस्क को, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। क्या कहते हैं, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अब आते हैं शेयर होल्डर फंड की तरफ। शेयर होल्डर फंड में क्या है, कोई कमिटमेंट नहीं होती रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ना तो फिक्स्ड इंटरेस्ट जाना होता है, ना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करना होता है, क्योंकि कब वापस करते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर फंड ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसलिए फर्म क्या करती है, नीड टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। इसलिए कंपनी जो है दोनों का एक मिक्सचर लेके चलती है, डेट और इक्विटी का। वैसे वो क्या होता है, एक प्रॉपर रेशियो 2:1, 2 डेट 1 इक्विटी। तो फर्म टू हैव अ नीड टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके फैक्टर्स फैक्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है, इस सबसे पहले किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। किससे करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर इसके अंदर दो आते हैं, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। अब सबसे पहले डिबेंचर्स के बारे में, मतलब ये जितने भी बोरोड फंड्स है उसके बारे में बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। और दूसरी बात क्या है कि बोरोड फंड के ऊपर एक फिक्स टाइम पीरियड पे पैसा वापस करना पड़ता है। तो बोरोड फंड हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम, हैव टू बी रीपेड एट अ
फिक्स टाइम, लेकिन जब वापस करना है तो उस टाइम पे हो सकता है पैसा ना हो, तो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। 1 मार्क का आ भी जाता है, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। तो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर फंड में कोई कमिटमेंट नहीं होती रिगार्डिंग किस चीज की, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसलिए फर्म क्या कहती है, जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। इसलिए दोनों का मिक्सचर लेके चलती है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम करेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा एक बार इसको रीड जरूर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए होते हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस भेजिए, मैं आपको सारे नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम करेंगे स्टार्ट कौन सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम करते हैं दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ध्यान देना, अभी पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, साथ साथ में बोलना पड़ेगा, बहुत आसान है। फर्स्ट क्या आता है हमारा, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस कौन से हो गए, जैसे शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड, तो डिफरेंट सोर्सेस से फंड्स रेज करने की कॉस्ट जो है अलग अलग आती है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे शेयर, अगर हम जो है शेयर्स लेते हैं तो डिविडेंड देना है, डिबेंचर्स लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो इसमें क्या है कि कॉस्ट में डिफरेंट सोर्सेस से फंड्स रेज करने की कॉस्ट भी हमारी अलग अलग आती है। हम उसको ऑप्ट करेंगे जो सबसे चीपेस्ट होगा, जिसमें कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो डिफरेंट सोर्सेस से फंड्स रेज करने की कॉस्ट भी अलग अलग आती है, हम उसको ऑप्ट करेंगे जो सबसे चीपेस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कॉस्ट। सेकंड क्या आता है, रिस्क। सेकंड क्या आता है, रिस्क। डिफरेंट सोर्सेस से फंड्स रेज करने के लिए रिस्क भी अलग अलग होता है। शेयर होल्डर फंड में रिस्क अलग आएगा और डिवेंचर्स में रिस्क अलग आएगा, तो हम उसको ऑप्ट करेंगे जिसमें रिस्क भी कम से कम हो। तो दोनों पॉइंट सेम ही है, कॉस्ट में कॉस्ट देखते हैं और रिस्क में रिस्क देते हैं कि दोनों फंड्स लाइक शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड में पहले में कॉस्ट जिसकी कम आएगी, दूसरे में रिस्क जिसका कम होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट। हम कर क्या रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शेयर होल्डर फंड या बोरोड फंड। ठीक है, अब इसमें सारे पॉइंट्स में एक बात जरूर ध्यान रखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमें जो है डेट को देना है, बाद में इक्विटी को। अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट मतलब डिबेंचर्स, नहीं तो इक्विटी यानी इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब सारे पॉइंट ध्यान से सुनना। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट। सेकंड क्या आता है, रिस्क। थर्ड क्या आता है हमारा, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है मार्केट में फ्लोट करने की कॉस्ट। लाइक अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी इक्विटी शेयर्स जो है निकाल रही है, तो वो इक्विटी शेयर इशू करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे आप सोचेंगे उतने ज्यादा शेयर बचेंगे, बिकेंगे, लेकिन उतनी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उतना लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। ध्यान से सुनो, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब लाइक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है कंपनी के लिए, वो लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। क्या बताया, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। अब हम जो है फिर से, फर्स्ट क्या था, कॉस्ट। सेकंड क्या आता है, रिस्क। थर्ड क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को रीड कर लेते हैं, फिर आगे। कॉस्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज द चीपेस्ट। किसको आउट करेगा, जो चीपेस्ट हो। सेकंड क्या था, रिस्क। डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने के लिए रिस्क अलग अलग होता है, किसको ऑप्ट करते हैं, जिसमें रिस्क कम से कम लगे। तो द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज द लेस रिस्कियर। कंपनी उसको ऑप्ट करेगी जो कम से कम रिस्क हो। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी बताया एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है उतना लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। ठीक है, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट क्या था, कॉस्ट। सेकंड क्या था, रिस्क। थर्ड क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट।
अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड। फर्स्ट क्या किया, कॉस्ट, सेकंड इज रिस्क, थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट फिर कॉस्ट से रिलेटेड है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान देना, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका क्या मतलब है कि फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट। अगर कंपनी की फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी का फिक्स्ड एसेट हो गया मशीनरी, अगर कंपनी की मशीनरी को रख रखाव में, उसकी मेंटेनेंस में पैसा ज्यादा लग रहा है, जब पैसा ज्यादा लग रहा है तो कंपनी का पैसा जो है क्या बचेगा, कम बचेगा। अगर फिक्स्ड एसेट में पैसा ज्यादा लग रहा है तो कंपनी का पैसा कम बचेगा। अब कम बचेगा तो मैंने क्या बताया था, अगर कंपनी का पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट में पैसा ज्यादा लग गया, जब फिक्स्ड एसेट में पैसा ज्यादा लग गया तो कंपनी का पैसा कम बचा है, कम बचा है तो अब पता नहीं वो रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर पाए या ना कर पाए, इसलिए वो क्या इशू करेगी, इक्विटी। तो अब पॉइंट का नाम क्या है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट, अगर फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी, क्योंकि वो रेगुलरली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी। तो लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई आ रही है तो कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या था, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कि अगर कंपनी को फिक्स्ड एसेट के ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी। पढ़ लेते हैं एक बारी, बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर। लोअर डेट फाइनेंसिंग मतलब डिबेंचर जो है कम लेगी, डिबेंचर कम लेगी तो ज्यादा क्या लेगी, इक्विटी। सिमिलरली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, कम है तो मोर ऑफ डेट फाइनेंसिंग में भी प्रेफर्ड। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो क्या इशू करेगी, डेट, डेट मतलब मोर डेट। ठीक है, तो अगर तो हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो डेट कम करेगी, कम है तो ज्यादा करेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट, सेकंड क्या आता है, रिस्क, थर्ड क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, फोर्थ क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब लास्ट के 3 पॉइंट बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, वो क्या है, सीसीएस। वैसे सीसीएस जो है एक यूनिवर्सिटी है मेरठ में, दैट इज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी से इसका रखा है सीसीएस, थोड़ा बहुत शायद आपको ध्यान रहे तो याद रखना सीसीएस। क्या है, सीसीएस। लास्ट के 3 पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन के लास्ट के 3 पॉइंट क्या है, सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह, सीसीएस। सी से क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है, कंपनी का कैश फ्लो है अच्छा, तो कंपनी क्या इशू करेगी, डेट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि अब कंपनी जो है इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है तो कंपनी डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है तो कंपनी डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट, सेकंड क्या था, रिस्क, थर्ड क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट, फोर्थ क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस, सी से कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, दूसरे सी से क्या आता है, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या है, अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। क्या बता दिया था, क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। क्या बताया था मैंने, वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। अगर कंपनी को कंट्रोल रखना है तो कंपनी क्या इशू करेगी, डेट, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट नहीं होता तो कंपनी का कंट्रोल पूरा बना रहेगा। तो अगर कंपनी कंट्रोल करना चाहती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। अगर कंपनी कंट्रोल रखना चाहती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। पॉइंट का नाम क्या था, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल करना चाहती है तो डेट इशू करेगी, नहीं करना चाहती तो इक्विटी कर देगी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट, सेकंड क्या था, रिस्क, थर्ड क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस, सी से कैश फ्लो पोजीशन, दूसरे सी से कंट्रोल कंसिडरेशन। एस से क्या आता है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। क्या आता है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ध्यान दो, कैपिटल मार्केट मतलब जैसे शेयर मार्केट होगी। अब अगर शेयर मार्केट राइज कर रही है, शेयर्स के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, तो लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, शेयर्स में। तो उस टाइम पे कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर्स करेगी, क्योंकि लोग उसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर कैपिटल मार्केट राइज कर रही है तो इक्विटी, नहीं तो डेट। अगर कैपिटल मार्केट राइज कर रही है तो इक्विटी, नहीं तो डेट। शुरू से फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट इज कॉस्ट, second is risk, third is flotation cost, fourth is level of fixed operating cost, level of fixed operating cost. लास्ट के 3 पॉइंट CCS, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है दोस्तों,
इतना आप लोग अच्छे से पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। 99% जो है उसी में से ही आता है क्वेश्चन, तो वो वीडियो आप स्किप बिल्कुल मत करना। तो उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, है भी थोड़ा सा टिपिकल, तो थोड़ा ध्यान लगा के दे, ठीक है। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है थोड़े ज्यादा, ठीक है। तो ये वाली जब आप ये दोनों कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो तब तक आ जाएगी। बट आप रेगुलरली अच्छे से पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके।